हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने ई कॉमर्स की वीडियोस को इतना ज़्यादा आपने पसंद किया। और उस चीज़ को देखते हुए मैंने आज आपके लिए, क्योंकि नेक्स्ट आपका पेपर जो है कॉरपोरेट का है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कॉरपोरेट से रिलेटेड, ठीक है ना, वो भी तो ज़रूरी है, कॉरपोरेट से रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़ाई जाए। ठीक है, क्योंकि कॉरपोरेट अकाउंट ईजी नहीं है। ठीक है, अगर ना याद हो आपको, मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ। आपने ट्वेल्थ में शेयर फोरफिटेड पढ़ा था और आपको उसने कितना ज़्यादा परेशान किया था वो आप देख सकते हो। और यही चैप्टर आपका अगेन आपको इस बुक में भी मिलेगा। मैंने इससे पहले की वीडियो में ये अपलोड कर रखा है कि आपको कॉर्पोरेट अकाउंट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, कौन कौन से चैप्टर को आपको स्किप करना चाहिए। स्किप का मतलब ये है कि वो उसकी चॉइस में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप वो वीडियोस को आप पहले देख लो। मैं जो है इस वीडियो के एंड में उसको लगा दूंगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। वरना आप प्ले स्टोर कह रहा हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जो आपने कभी पढ़ा नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा जिस चैप्टर का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, और जो ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है ये आपका चॉइस में आएगा किसके, अमलगमेशन के। यानी ये जो चैप्टर है ये अमलगमेशन, ठीक है, अमलगमेशन की चॉइस में आएगा। अमलगमेशन क्या होता है वो भी आपको बता देंगे, बट जब आप ये चैप्टर कर रहे हो तो आपको फिर ये चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस पे ही अपना 101% फोकस रखोगे। और वही बात देखो, मैं आपको वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ, पूरे अच्छे से कंटेंट लेके आता हूँ। सामने वाले को मैं आधी % नॉलेज तो देता नहीं कि आधा % नॉलेज दे दिया और आधे के लिए मैंने कहा कि चलो भाई आप जो है मेरे पेड कोर्स ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैं सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। बस बदले में आपसे बस एक चाहता हूँ कि आप जो है, अगर और मुझे आगे वीडियोस अपलोड करना चाहता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो करना तो बनता है। सब्सक्राइब और लाइक करो ना करो, आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कर देना, नहीं पसंद आ रही है तो भाई मत करना। कौन सा आपसे मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है और आपको वो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो कहीं ना कहीं आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उसके रिगार्डिंग चैनल को सब्सक्राइब और ये करो, ताकि सामने वाला ये ना बोले कि नहीं नहीं मैंने तो फ्री में दिया। फ्री में कुछ चीज़ नहीं मिलता, आप सब्सक्राइब कर दो, बात खत्म, हो गया हमारा काम। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए चैप्टर लेके आया हूँ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये आपका बेसिक है, बिना बेसिक के आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते पेपर में, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। अकाउंट्स पहले बेसिक मानता है, बेसिक के रिगार्डिंग बात करता है, उसके बाद जो करता है। तो पहले मैं बेसिक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कराऊंगा। और मैंने आपको क्या बोला है कि आप इससे पहले की वीडियो 101% देख लेना, जिसमें ये बता रखा है कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और किसकी चॉइस में आएंगे। वरना आपके पास 10 ईयर तो देख लेना उसमें कौन से किसकी चॉइस में आए। इससे क्या होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि हमें सारे चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं और याद भी नहीं रहते, इसलिए हम वो सब्जेक्ट 101% करके जाएंगे जो हमें अच्छे तरीके से आते हैं। ठीक है, बस तो चलिए मैं अब अपने मेन मुद्दे पे आता हूँ, जिस मुद्दे पे ये जो शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलो देखिए, ये जो चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या होता है आप समझिए। कंपनी आप देख रहे हो, ये कंपनी है, ये भी कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी के अंदर जो भी काम हो रहा है, जो एम्प्लॉय है, काम करने वाले मैनेजर हैं, मैनेजमेंट जिस तरीके से काम कर रहा है, कौन से शेयर होल्डर्स वगैरह हैं, वो सारे इंटरनल होते हैं, इंटरनल। ठीक है, और जब हम कंपनी को बाहर से ठीक करते हैं, बाहर से ठीक करने का मतलब उसकी बिल्डिंग ठीक करना, ठीक है, मरम्मत कराना बिल्डिंग का,
ठीक है, और उससे बाहर की चीज़ें जो भी देखना है वो हमारा एक्सटर्नल होता है। ठीक है, इस चैप्टर में इंटरनल लिखा है, यानी कंपनी के अंदर की चीज़ों को सुधार करना, कंपनी के अंदर के जो भी गलती हो रही है उसको सुधारना, पुराने लॉसेस वगैरह जो हो रहे हैं। आप देखिए, चलिए सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हमें एक त्यौहार हम मनाते हैं दिवाली, और दिवाली से पहले हम साफ़ सफाई करते हैं ताकि घर को एक अच्छा सा लगा सकें। तो हम ये करते क्यों हैं और उसमें करते क्या है, हम जितनी भी कूड़े कचरे होते हैं, जितने भी गंदगी होती है, हम उसे साफ़ करके रखते हैं। वही चीज़ आप यहाँ कंपनी को भी देख लीजिए, लेकिन वो उसे कूड़ा करकट से मत करने ना। एक्चुअली मैं यहाँ पे उसका मतलब एक तरह से मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर भी कंपनी में भी हमें अंदर से सुधार करना है, लेकिन वो साफ़ सफाई वाला सुधार नहीं है। साफ़ सफाई वाला सुधार तो हो गया एक्सटर्नल, साफ़ सफाई वाला सुधार हो गया एक्सटर्नल। तो आपका इंटरनल क्या हो गया? इंटरनल ये है कि सपोज़ करिए आपकी कंपनी 3 साल से लॉस में चल रही है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आपकी कंपनी, आपकी जो कंपनी है वो सपोज़ करिए 2020 में भी लॉस में चली, 2021 में भी लॉस में गई, और 2022 में भी लॉस में गई। अब ये बताओ, 3 साल में लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनी को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वहाँ के शेयर होल्डर्स जो मालिक वगैरह हैं सबको नुकसान हो रहा है। अब उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि ये क्या वजह है, ये क्या क्या गलतियाँ हो रही है जिसके वजह से हमें ये लॉस का सामना 3 सालों से करना है। कुछ मतलब इसमें कुछ कमी ही नहीं आ रही है। तो सारे शेयर होल्डर्स मिलकर, जितने भी मैनेजमेंट है, उन सब ने मिलकर एक डिसाइड किया कि क्यों ना हम इसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाए। ठीक है ना, रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, और वो भी इंटरनल। इंटरनल मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि ये एम्प्लॉय भाई साहब सही काम नहीं कर रहा, इसको निकाल दो। ठीक है, पुराने लॉसेस वगैरह पड़े हैं जिनकी वजह से हमारी बैलेंस शीट में लॉस ज़्यादा आ रहा है, उनको हटा दो। अब वही वाली बात है कि अगर हम किसी लॉस को ख़त्म करते हैं, पुरानी लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। अब सबसे पहले तो यही सवाल होगा ना, पैसा कहाँ से आएगा इन सबको ख़त्म करने के लिए? तो भाई साहब कंपनी में जो जो सपोर्ट करते हैं, जैसे कंपनी में कौन सपोर्ट करता है? शेयर होल्डर्स हो गए। और शेयर होल्डर्स में भी आपको 2 टाइप के पता है ना, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एक इक्विटी शेयर होल्डर। ये दोनों अपने शेयर का हिस्सा छोड़ देते हैं। शेयर का हिस्सा छोड़ने का मतलब आप समझते हो? चलो मैं आपको एकदम से ऐसे समझाता हूँ। सपोज़ करिए, मैंने कहा ना आपको पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ प्रॉफिट तो हो नहीं रहा जिस प्रॉफिट से हम लॉस की भरपाई कर सके या चेंजेस कर सके। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? सुधार करना, और सुधार करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो पैसा आए कहाँ से? तो क्या करते हैं ये जो शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, ये जो शेयर होल्डर होते हैं ये अपने हिस्से की कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। जैसे मैं कहूँ इक्विटी शेयर है, एक इक्विटी शेयर होल्डर जो कि कंपनी के 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर थे और फेस वैल्यू इनका 10 ईच था। अब ये क्या कर रहे हैं कि अपने शेयर का कुछ हिस्सा छोड़ दे रहे हैं। मतलब सपोज करिए 10 ईच होता है तो इसका मतलब है शेयर होल्डर के कितने बनते थे? 10 लाख। अब ये कहते हैं कि नहीं ऐसा करिए, मेरा फेस वैल्यू 10 से ना 6 कर दीजिए, और ये जो बाकी के 4 बचे हैं ना, आप इसका इस्तेमाल जो है कंपनी को सुधार करने में लगा दें, यानी कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए आप यूज़ करिए। तो फिर कंपनी क्या करती है? एक अकाउंट बना देती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ये बनाया इसलिए जाता है ताकि जितने भी शेयर होल्डर्स या कोई भी लोग पैसा छोड़ रहा है, सिर्फ शेयर होल्डर पैसा नहीं छोड़ते, डिवेंचर होल्डर भी पैसा छोड़ देते हैं, क्रेडिटर भी कभी कभी वो अपना पैसा छोड़ देते हैं, क्योंकि क्रेडिटर को भी लगता है कि अगर कंपनी में सुधार होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा, तभी तो मुझे जल्दी से जल्दी पैसा मिलेगा। अगर उसके लिए अगर मेरे को थोड़ा सा भी त्याग करना पड़े, थोड़ी सी सेक्रीफाइस करना पड़े, तो अभी मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। पूरा का पूरा तो करते नहीं है, थोड़ा सा करते हैं। तो कुछ पैसा यहाँ से आ गया। तो मतलब अगर कंपनी को रिकंस्ट्रक्शन करना हो तो पैसा कहाँ से आता है? शेयर होल्डर अपने इक्विटी का कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि उन्होंने आप फेस वैल्यू 6 कर लिया, तो आपको अगर मैं रेशियो बोलूँ कि 10 के 2 हिस्से हो गए,
एक 6 और एक 4, यानी 1 लाख का 6,000 होता है 6 लाख, यानी अब शेयर होल्डर्स को 6 लाख रुपए मिलेंगे। तो बाकी के 4 लाख कहाँ गए? तो बाकी के 4 लाख हम यूज़ कर लेंगे रिकंस्ट्रक्शन को क्रिएट करने में, ठीक है, यानी जो 10 लाख था इस, तो हमारा इसमें यही चीज़ है कि शेयर होल्डर्स कितना कितना पैसा छोड़ेंगे कि उस पैसे को हम रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफ़र कर सकें, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं? ताकि कंपनी में हो रहे लॉसेस वगैरह की सुधार करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और ये पैसा आएगा कहाँ से? तो शेयर होल्डर्स हो गए, डिवेंचर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ये अपना पैसा कुछ छोड़ देते हैं। फिर भी पैसों की कमी पड़ती है, अगर इसके बाद भी पैसों की कमी पड़ती है, तो हमारे पास पुराना जनरल रिजर्व भी होता है, उसकी हेल्प ले सकते हैं हम, या कोई एसेट बेकार पड़ी हुई है जिसका कोई यूज़ नहीं है उसको बेच देते हैं, उससे भी आ जाता है पैसा कुछ, या हम फ्रेश शेयर इशू करके भी पैसा आ सकते हैं भाई साहब, फ्रेश शेयर इशू। इसको फ्रेश शेयर इशू इसलिए कह रहा हूँ, पुराने शेयर तो ये हो गए, और नए शेयर इशू करके भी पैसा आ सकता है। तो मतलब जिस जिस जगह से पैसा आता है तो कंपनी वहाँ से पैसा उठाती है और कंपनी के रिकंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर लेती है। तो आई होप आपको समझ में आया। तो इस चैप्टर में हमें वही चीज़ें देखनी है कि कहाँ कहाँ कंपनी को राइट ऑफ करना है लॉसेस, और कहाँ कहाँ से कंपनी के पास पैसा आएगा जिसे वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। तो मैं आपके सामने वही जर्नल एंट्री रख रहा हूँ जिसमें हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं और आपसे पेपर में जर्नल एंट्री ही पूछता है, इसीलिए मैं फालतू की कोई चीज़ें ना डिस्कस करके सिर्फ मुद्दे पे आके आपको वो सारी चीज़ें बताना। तो ये बेसिक नॉलेज थी जिसको आपको मुझे बताना था। अब आते हैं अपने उस जर्नल एंट्री पे जो कि आपका ये रहा। अब देखिए, अगर आप इस जर्नल एंट्री को देखोगे तो देखिए इसमें कुछ आपके यहाँ लिखा है, एंट्री फॉर रिडक्शन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। देखा, जो शेयर होल्डर है वो अपना इक्विटी शेयर कैपिटल छोड़ रहे हैं, यानी फेस वैल्यू यहाँ लिखा है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू रिकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये है कि जो फेस वैल्यू है वो 10 थी, जितना उन्होंने छोड़ दिया, जैसे अभी मैंने पीछे बताया कि उन्होंने 4 छोड़ दिया, तो अब नई फेस वैल्यू क्या हो गई, यानी न्यू फेस वैल्यू अब कितनी हो गई, 6। यानी अब शेयर होल्डर जो है एक शेयर के रुपए 6 रुपये लेंगे, जो पहले 10 लेते थे अब वो 6 लेंगे, और बाकी के ये 4 रुपये है वो उन्होंने छोड़ दिया ताकि उससे रिकंस्ट्रक्शन कर सके। तो मे बी आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और इसकी नरेशन है बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस। बिल्कुल, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो आप ये एंट्री को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखिए कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। यहाँ लिखा है कि किस केसेस में रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हो रहा है और किस केसेस में रिकंस्ट्रक्शन लॉस होगा। तो अगर आपकी एसेट बढ़ रही है और लायबिलिटी कम हो रही है, ठीक है, तो उसमें रिकंस्ट्रक्शन को क्या कर देंगे, क्रेडिट। अगेन, अगर कोई भी एसेट बढ़ेगी या लायबिलिटी कम होगी तो रिकंस्ट्रक्शन कर देंगे क्रेडिट, और अगर एसेट कम हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो उस केस में कंपनी को हो रहा है लॉस, और लॉस कर देते हैं डेबिट, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ठीक है। तो इस चीज़ को फॉलो करना है हमने सब जगह। चलिए, नेक्स्ट एंट्री में आपको लिखवाना क्या, आप साथ साथ नोट बनाते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपने कभी पढ़ा नहीं है इसलिए आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है। जिस तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर अपने शेयर का कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी अपना पैसा छोड़ देते हैं। पूरा का पूरा तो नहीं छोड़ते, लेकिन कुछ छोड़ देते हैं, तो वो भी हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, रिकंस्ट्रक्शन में। क्योंकि अगर पूरा का पूरा छोड़ देंगे तो फिर तो अपना मालिकाना हक ख़त्म हो गया ना, इसीलिए वो कुछ ही छोड़ते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो या प्रेफरेंस शेयर हो। तो जितना एक प्रेफरेंस शेयर का ओल्ड वैल्यू था, जैसे एक प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए का होता है, 100 रुपये का,
अब वो एग्री हो रहे हैं कि अब हम सिर्फ 70 ही लेंगे। इसका मतलब उन्होंने जो 30 रुपये पर एक प्रेफरेंस शेयर छोड़ा है वो कहाँ चला जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन में। जैसे सपोज़ करो 1000 है प्रेफरेंस शेयर, 30 के रेट से छोड़ दिया, अब नया जो एक्सेप्ट करेंगे वो 1000 × 70 करेंगे। अब फेस वैल्यू कितनी हो गई, 70 हो गई। अब 100 नहीं है, 70 है। और ये तब तक रहेगी जब तक ये रिकंस्ट्रक्शन ठीक ना हो जाए, बाद में वो अपना ठीक कर लेंगे। तो ये एंट्री भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, अच्छी रहेगा, आपके लिए भी बढ़िया रहेगा। एंट्री फॉर डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो आपका एक बेनिफिट है, प्रॉफिट है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। क्योंकि हम रिकंस्ट्रक्शन इसलिए कर रहे हैं कि फालतू की जितनी भी लायबिलिटीज़ पड़ी है कंपनी में, जितने भी लॉसेस वगैरह पुराने पड़े हैं, सेटलमेंट करके ख़त्म करो, ताकि बैलेंस शीट में ये पुराना लॉस का झंझट ना रहे, ठीक है ना, जिस वजह से हमें इतना जो है नुकसान हो रहा है। तो वही चीज़ें हैं, मतलब सारी बलाओं को हम अपनी कंपनी से हटाएंगे और उसके लिए हमारे को जो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी वो हेल्प हो रही है। उसके बाद एंट्री फॉर इंक्रीज इन लायबिलिटी, इसी का उल्टा कर दीजिए। अगर लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो आपके लिए नुकसान है, तो आप रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ कर लीजिए। उसके बाद एसेट पे आ जाते हैं। अगर आपकी एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, ये एंट्री है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इफ़ एसेट डिक्रीज, तो एंट्री क्या होगी, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट। जल्दबाजी में मैंने लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा ही समझ में आ जाए, और आपको मेरे को ये वीडियो थोड़ी सी जल्दी बनानी थी क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ रहा है, बैंड में आपको नहीं कराऊंगा तो फिर मैं कब इसको बताऊंगा। एंट्री फॉर रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पेड, आपको पता है जब भी रिकंस्ट्रक्शन करेंगे कहीं ना कहीं मरम्मत करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सपेंस तो आना है ना। तो जैसे हम रियलाइजेशन करते थे ना 12th में, अगर आपने पढ़ा हो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो उसमें रियलाइजेशन एक्सपेंस आता था जब हम एसेट और लायबिलिटी को सेटलमेंट करते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे जब रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस राइज होता है जिसकी पेमेंट हमें करनी पड़ती है। और अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो या तो कैश या बैंक, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय 10,000 तो आप एंट्री लिखोगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एंट्री इज एंट्री फॉर रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब है ख़त्म कर देना, और ख़त्म करने के लिए अब चाहे वो एक फिक्चर्स एसेट हो या इंटेंजिबल एसेट हो। आपने फिक्चर्स एसेट के बारे में पढ़ा है कि फिक्चर्स एसेट होता क्या है, फिक्चर्स एसेट होता क्या है। आपने एडवर्टाइजमेंट का नाम सुना है, एडवर्टाइजमेंट को हम एक्सपेंस भी मानते हैं लेकिन कभी कभी हम इसको एसेट भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कहीं भी बोर्ड वगैरह एडवर्टाइजमेंट लगा देते हैं कहीं भी हाईवे वगैरह पे 2 साल 3 साल के लिए, तो लोग उस एडवर्टाइजमेंट को देख के ही आपके पास आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब वो एक तरीके से एसेट का भी काम कर रहा है और आपके लिए एक्सपेंस भी है, तो इसलिए हम कभी कभी उसे फिक्चर्स एसेट मांगते हैं। और इंटेंजिबल एसेट तो आपको पता ही है, इंटेंजिबल एसेट वो एसेट जिसे हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। तो इसको हमें बिना बोले राइट ऑफ करना है। अगर आपके पास बैलेंस शीट में गुडविल पड़ी है, प्रीमियरी एक्सपेंस पड़ा है, अंडर राइटिंग कमीशन पड़ा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर तो अब आपके टॉपिक से चला गया है इसीलिए आप इसको काट सकते हैं, लेकिन हाँ डिस्काउंट ऑन डिवेंचर तो है, ठीक है। और ये लॉस, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ना, ये मैंने जो है ना यहाँ और यहाँ तक मैंने इसे लाइन किया है। इसका मतलब है कि आपको इसे कंपलसरी ही राइट ऑफ करना है, चाहे क्वेश्चन में इसके बारे में बोले या ना बोले। अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो इसको राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। अगर बैलेंस शीट में प्रीमियरी एक्सपेंस है और उसके बारे में कुछ नहीं बोला है तो आपको उसको राइट ऑफ करना ही होगा। ये हम कर क्यों रहे हैं, यही तो पुरानी चीज़ें जो कबाड़ पड़े हुए हैं उसको हटा के फेंकना है। अब जैसे सपोज़ करो ये गुडविल है, आपको लग रहा है कि पुराना नाम यार थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्यों ना मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूँ। जैसे रिलायंस था, रिलायंस ने अपना नाम ना करके जियो में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो मतलब क्या किया उसने, पुराने गुडविल को एक तरीके से ख़त्म करके एक नया गुडविल जनरेट किया ना। और ये करते हैं, आप पैकिंग भी देखोगे कि पैकिंग कोई सा भी प्रोडक्ट का देखो 1 साल 2 साल या 4 साल बाद वो अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग जब चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ तो गुडविल का है, तो इसीलिए इसको राइट ऑफ करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, चाहे वो गुडविल हो, प्रीमियरी एक्सपेंस हो, अंडर राइटिंग कमीशन हो, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर हो और PNL हो,
इसको बिना बोले ही राइट ऑफ करना है, चाहे क्वेश्चन में इसके बारे में एडजस्टमेंट लिखी हो या ना लिखी हो। बाकी का पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये आप तब करना जब क्वेश्चन में इसके बारे में बोले, अदरवाइज मत करना। देखिए ये एंट्री वो एंट्री है जिससे पैसा कहाँ से आता है आपके पास। ये जो पैसा आ रहा है आपके पास, ये फ्रेश शेयर इशू, मैंने कहा था ना पैसा कहाँ कहाँ से आता है कि एक शेयर होल्डर कुछ पैसा छोड़ेगा, डिवेंचर होल्डर कुछ पैसा छोड़ेगा, क्रेडिटर कुछ पैसा छोड़ेगा, या एसेट का आप सेल कर रहे हो तब आपके पास पैसा आएगा, या फ्रेश शेयर इशू कर रहे हो तो आएगा। ये देखो कंपनी ने फ्रेश शेयर इशू किया जिसकी वजह से पैसा आया है, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंड देन नेक्स्ट एंट्री आपको, अच्छा ये लमसम करना है, इसका कोई एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नहीं होता, लमसम इसकी पेमेंट होती है। लमसम मतलब अगर जो भी फेस वैल्यू है पूरा का पूरा आपने लेना है, अगर 10 है 10, 100 है तो 100, ये मतलब होता है इसका। उसके बाद एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये शेयर इशू करने का हो गया। अगर कंपनी के पास फिर भी पैसा कम पड़ जाए तो वो क्या करती है, बैंक से लोन लेती है, और बैंक से लोन लेने की जो एंट्री होती है वो ये होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो यहाँ से भी पैसा आ गया और फिर इसका इस्तेमाल इसमें कर लेती है। अब यहाँ पर लिखा है डिविडेंड एंट्री फॉर एरियर ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड जो है कैंसिल करने के लिए बोले तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है ना। एंट्री फॉर कैंसिलेशन ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर स्टेटमेंट लिखा हो एडजस्टमेंट में कि कैंसिलेशन ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ लास्ट 3 ईयर, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर पेमेंट नहीं हो रहा था, यहाँ कैंसिल हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लिखी, नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री। एंड यहाँ हम डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ से इसकी पेमेंट करेंगे जिसकी एंट्री है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड शेयर कैपिटल। अगर बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक, और अगर उसे शेयर्स के अकॉर्डिंग पेमेंट कर रहे हैं तो टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कि लिखा है बीइंग प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, ठीक है, ओके। उन्होंने शेयर्स छोड़े हैं, डिविडेंड छोड़ेंगे यार, वो खतरनाक बंदे हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है एंट्री फॉर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बैलेंस, यानी जितनी हमने एंट्री की, मैं आपको वापस से वाइट बोर्ड की तरफ ले जाता हूँ ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो इस वाले के लिए कि बैलेंस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बैलेंस। देखिए वापस से हम अपने बोर्ड पे आ गए, जिसमें ये कह रहा है कि जो रिकंस्ट्रक्शन है उसका जो बैलेंस है या तो वो डेबिट होगा या तो वो क्रेडिट होगा। कैसे, आपने जितनी भी एंट्री की उसमें देखना रिकंस्ट्रक्शन कितना डेबिट हुआ है, उन सारे डेबिट वाले अमाउंट को जोड़ लेना एक तरफ, और जितना भी रिकंस्ट्रक्शन, ये रिकंस्ट्रक्शन, जितना भी रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हुआ है क्रेडिट वाले अमाउंट को जोड़ लेना, सॉरी क्रेडिट है ये, क्रेडिट और क्रेडिट। आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे ये आपका हो गया 1000, 3000, 7000 और 4000, और यहाँ पर ये हुआ है 15000, 7000, 3000, ठीक है, ये 3000 है और 10000। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो जितनी जनरल एंट्री की है उसमें डेबिट का ज़्यादा है या क्रेडिट का ज़्यादा है। और रूल्स हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर सपोज़ करिए 15 और ये आपका 10, 25, 35, ये 35 हो गया, 4, 7, 4, 11, 11, 1, 12, 3, 15। इसका मतलब क्रेडिट का ज़्यादा है और डेबिट का कम है। तो जब क्रेडिट का ज़्यादा होता है डेबिट का कम होता है तो उस केस में हमारे पास प्रॉफिट होता है। और अगर इसी का उल्टा हो, डेबिट का ज़्यादा हो और क्रेडिट का कम हो, तो उस केस में क्या होता है, लॉस होता है।
तो ये जो आपका बैलेंसिंग फिगर तब निकल के आता है जब आप सारी जर्नल एंट्री कर लोगे, तो उसमें देखना है कि रिकंस्ट्रक्शन कितने डेबिट हुए और कितने क्रेडिट हुए, और फिर आप उसी के हिसाब से इसको करेंगे। तो वापस से मैं अपने इस पॉइंट पे आ जाता हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है इफ़ बैलेंसिंग फिगर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट साइड, ये देखो डेबिट साइड आया है तो इसका मतलब ये आपका सरप्लस बचा है। यहाँ बांटेंगे, ये सरप्लस है क्योंकि बेनिफिट हुआ है, इसीलिए हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, यानी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और इसी का उल्टा अगर आपका क्रेडिट साइड आता है तो ये लॉस है, तो हम इसका क्या करेंगे, इसको हम प्रोविज़न बना लेते हैं या रिज़र्व बना लेते हैं। तो एंट्री करेंगे रिज़र्व या प्रोविज़न अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। और फिर जो मैं आपको इसमें बता रहा था, उसके बाद मैं जो आपको बता रहा था कि हम क्या करते हैं, पुरानी एसेट वगैरह है उसको सेल कर देते हैं। तो सेल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एसेट या तो कॉस्ट टू कॉस्ट बिकती है, या कॉस्ट से कम पे भी बिकती है, या उस पर ज़्यादा भी बिकती है। अगर लॉस पे बिकी है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ठीक है। और अगर प्रॉफिट पे बिकी है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट टू रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट कब होता है, जब आप एसेट बेचोगे प्रॉफिट पे, और रिकंस्ट्रक्शन डेबिट कब होगा, जब आप एसेट बेचोगे लॉस पे। तो दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो ये मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता रहा था जिसके बारे में आपने इस चीज़ को देखना है। तो ये कुछ जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में क्या होता है, प्रोविज़न फॉर टैक्स एंड डिविडेंड्स। तो इसका इतना ज़्यादा आपने बैलेंस शीट में इसका यूज़ होगा, इसलिए ये है आपका रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि पेपर में अकाउंट बनाने के लिए बोलते हैं। तो ये मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो जर्नल एंट्री से ही लिखे हैं। रिकंस्ट्रक्शन कब डेबिट होगा, जब लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी। एसेट कब होगा, जब एसेट डिक्रीज़ होगा तो रिकंस्ट्रक्शन डेबिट होगा। एक्सपेंस की पेमेंट करोगे तब डेबिट साइड आएगा, फिक्चर्स एसेट वगैरह अगर राइट ऑफ कर रहे हो तब डेबिट होगा। और यहाँ पर लिखा है बैंक अकाउंट और शेयर कैपिटल जब हम पेमेंट करते हैं। ये मैंने पीछे जनरल एंट्री जहाँ जहाँ रिकंस्ट्रक्शन डेबिट हुआ है ना, आप उससे ये सारे पॉइंट्स मिला सकते हो, ये डेबिट साइड है। एसेट का लॉस होता है तो भी डेबिट साइड, यानी जितने भी खर्चे होते हैं उन्हें हम डेबिट साइड लिखते हैं, और जितने भी इनकम हुआ है, जैसे शेयर होल्डर ने जितना पैसा छोड़ा तो रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने जितना पैसा छोड़ा हमारे लिए बेनिफिट हो गया, रिकंस्ट्रक्शन में क्रेडिट साइड आ गया। लायबिलिटी डिक्रीज़ हो गई, हमारे लिए बेनिफिट है, क्रेडिट साइड। एसेट बढ़ गया, क्रेडिट साइड। हमने एसेट को सेल किया, प्रॉफिट आया, क्रेडिट साइड। और रिज़र्व प्रोविज़न का मतलब बैलेंसिंग फिगर है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर इधर का ज़्यादा है और इधर कम आ रहा है तो वो होगा आपका प्रोविज़न, और अगर क्रेडिट साइड का ज़्यादा है और डेबिट साइड में निकल कर बैलेंस आ रहा है तो इसे बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। तो ये एक फॉर्मेट था जिसे आपने समझना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये थोड़े से इसके बारे में समझना है, एट, टू, ऑफ और बाय। ज़्यादातर आपको ये तीन वर्ड मिलेंगे, टू, ऑफ एंड बाय। ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, अगर मैं कह दूँ ऐसी, इसीलिए मैं आपको थोड़ी सी वर्ड के बारे में बता रहा हूँ, टू और बाय के बारे में बता रहा हूँ। ज़्यादातर आपको टू और बाय मिलेंगे। तो मैं वापस से अपने वाइट बोर्ड पे आता हूँ और आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको। तो चलिए ये देखिए, ये वाइट बोर्ड, ये है टू और ये है बाय। इसमें अंतर समझिए। मैं कहता हूँ शेयर होल्डर फॉरगिव कह दो या गिवन कह दो हिज शेयर बाय 5 रुपीज़ पर शेयर। इसका मतलब क्या है, और यहाँ पर मैं वही चीज़ लाइन लिख रहा हूँ, शेयर होल्डर फॉरगिव हिज शेयर टू 7 रुपीज़ पर शेयर। दोनों लाइन का मतलब समझिए।
यहाँ पर जो कह रहा है कि यहाँ पर शेयर होल्डर जो है अपने शेयर को 5 रुपए से छोड़ रहा है। बाय का मतलब होता है से, फ्रॉम होता है उसका मतलब भी से होता है, हिंदी वर्ड जो इसकी निकलती है वो से, यानी वो 5 रुपए से छोड़ रहा है। इसका मतलब अगर सपोज करें 10 फेस वैल्यू है, उसने 5 रुपए छोड़ दिए, तो अब बचे कितने, 5 बचे, ठीक है। और इस वाली, यार मैंने 2 को बाय बना दिया, बाय को 2 बना दिया, सॉरी, एक बार मैं इसको ठीक कर देता हूँ, वेट, ये 2 नहीं है, ये बाय है, समझाना तो वही चाहता था, बट यहाँ पे लाइन में इधर कर देता हूँ, ये लो, बाकी सब ठीक है। कि अगर यहाँ मतलब है कि शेयर होल्डर ने 5 रुपए से छोड़ दिया, बाय हो गया आपका 5, तो कितना छोड़ा है, बाय। और यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि शेयर होल्डर ने अपने शेयर को छोड़ दिया और 27, इसका मतलब है अब वो सिर्फ 7 लेगा, यानी अगर जिसके आगे 2 लगाओ समझ लेना वो नेट वैल्यू है। और उसने छोड़ा कितना, जितना बाय होता है वो इसका मतलब है उतना उसने गिवन किया है। तो नेट वैल्यू का मतलब अगर यहाँ पे 7 है, इसका मतलब उसने छोड़ा कितना, 3 रुपए छोड़े हैं भाई साहब उसने, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन में छोड़े हुए अमाउंट ही आते हैं। तो यहाँ पे 3 रुपए छोड़ा है, और जो स्टूडेंट है वो क्या गलती करता है, 7 लिख देता है। उसने ये नहीं देखा, उसके मतलब नहीं समझा कि उसने शेयर होल्डर ने घटाकर 7 अब हो गया, इसका मतलब उसने 3 छोड़ा है। और यहाँ बाय लिखा था तब आप 5 ले सकते थे। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई, अगर बाय लिखा हो तो वो डायरेक्ट अमाउंट रिकंस्ट्रक्शन में चला जाता है, और अगर 2 लिखा हो तो हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंस चेक करते हैं कि एक्चुअली में था कितना और अब कितना बच गया है, 7, इसका मतलब उसने 3 रुपए जो छोड़े हैं वो चले जाएंगे रिकंस्ट्रक्शन में। तो ये मुझे आपको बेसिक चीज़ें बतानी थी, और मे भी आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। कुछ भी छोटा मोटा डाउट होता है आप जो है कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और नंबर भी है ऑलरेडी, आप कमेंट में आप पूछ सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आप हाइपर मत होइए, आपको जो भी आता है जैसा आता है आप उसको बस परफेक्ट रखिए, ताकि आप वहाँ पर कंफ्यूज ना रहें। अगली वीडियोस में और एक कुछ बेसिक चैप्टर का, जैसे जिसे आपने नहीं किया है, जिसको हम नाम देते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कभी नहीं किया ना आपने सुना है, तो मैं सोच रहा हूँ उसका भी बेसिक आपको करा दूँ, फिर मैं 10 ईयर से करा दूँ, ठीक है। तो कोशिश मेरी यही है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कुछ नए तड़कते फड़कते के साथ। तब तक यार अगर आप नए हो और देख के चले जाते हो यार, सब्सक्राइब करना तो बनता है, इतना तो यार करो, हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, ठीक है। चलिए, थैंक यू।